अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बुध की सुबह, सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। क्या वजूहात हैं कि एक तरफ यमन के मुसलसल वार से इसराइल तंग है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मज़ाहमत की जानिब से फिर से कार्रवाइयाँ की गई हैं। कितने इसराइलियों के हवाले से खबर आई है वो भी बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। साथ साथ ये भी बताएंगे कि कितने इसराइली जो हैं वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यमन की जानिब से, और यमन के बड़े तगड़े वार जारी हैं। और उसके वार की मैं अगर बात करूं तो एक तरफ तो यमन से फायर होने वाला मिसाइल इसराइल जो है यानी इसकी तस्दीक कर रहा है। ये यदियोत एहरोनोत की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि मिसाइल की इत्तला मिलने के चंद मिनट बाद मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज हो गई। सायरन की आवाज़ें थी हज़ारों की तादाद में। इस वक्त हम स्क्रीन शॉट भी आपको लगा रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं। हज़ारों की तादाद में वो कहते हैं, ये इसराइली अखबार है, वो कहते हैं कि भाई साहब जो लोग हैं वो सीधा सीधा अपने अपने पनाहगाहों में, खासकर जो बख्तर बंद यानी बम प्रूफ चीज़ें बनाई गई हैं, वहां पर जाके घुसे और वहां पे उन्होंने पनाह ली। वो कहते हैं कि एक तरफ तो वही कहते हैं कि भाई साहब हमने कुछ सिस्टम को आयरन डोम सिस्टम से जो है वो कामयाबी से उतारा, लेकिन कुछ तस्वीर जो मेरे सामने है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ खबरों को छुपाया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस तरह ये बात भी आई है कि यानी ये कहते हैं कि एक तरफ तो यानी यमन के हवाले से जो चीज़ें बातें आ रही हैं ना, उसके हवाले से एक और चीज़ भी आई, वो रिपोर्ट भी आपके सामने रख लेते हैं। इसराइल ने यमन से फायर होने वाले हूसी मिसाइल को नाकाम बना दिया, ये वो कहते हैं। और इसराइली फौज ने तस्दीक की कि यमन के हौसी बागों की तरफ से इसराइल की तरफ से फायर किए गए मिसाइल को इंटरसेप्ट किया लिया गया। इसके नतीजे में जो है मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजते रहेंगे, खौफ और हरास था। ये सारी सिचुएशन थी। लेकिन इस वक्त इसराइली अखबारात ये कहते हैं कि यमन ने जो है, क्योंकि अब ये उकसाने का एक तरीका होता है, और वो कहते हैं कि भाई साहब यमन ने हमारे और अमेरिका और बरतानिया की नाक में दम कर रखा हुआ है, और नाक में दम कर रखने की वजह से जो है वो उसने बहर अहमर को यानी रेड सी को जिस तरीके से क्लोज किया है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो सिचुएशन जो है वो कहते हैं कि ना अमरीकियों के लिए बेहतर है ना हमारे लिए बेहतर है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले इसराइल ने हमला किया। अब तकरीबन कुछ स्ट्राइक भी, मेरे पास कुछ खबर आ रही, कुछ स्ट्राइक भी की है यमन के मुख्तलिफ इलाकों में। एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं वहां पे कि यमन किस तरीके से अपने कार्रवाइयां जारी रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब जो है आपको बताते चलें कि इस वक्त इसराइल, मैं आपके साथ फिर वो खबर रख लेता हूं जो खबर मज़ाहमत ने दी है, लेकिन पहले इसराइल की वो खबर आपके सामने रख लेता हूं कि इसराइल इसकी तस्दीक कर रहा है। वो कहते हैं जनूबी इसराइल के मज़ाफाती इलाके मफ्तामीम, एमोस और बशे में रॉकेट अलर्ट साइन बजाए गए। मुमकिन तौर पर रॉकेट फायर किए गए थे। वो कहते हैं इसराइल दिफाई अफवाज इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान जो है मेगन डेविड MDA की इमरजेंसी टीम इलाके की निगरानी कर रही है। यानी ये कहते हैं जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन ब्लास्ट हुआ है। अब ब्लास्ट में कितने फौजियों की हवाले से खबर इस वक्त मज़ाहमत ने दी है वो भी आपके सामने रख लेते हैं, क्योंकि मैं दोनों तरफ से जो मेरे पास खबरें आ रही हैं दोनों को कर लेते हैं। गजा में इसराइली फौजियों पर हमला, 6 इसराइली फौजी जख्मी हो गए हैं। इसराइली मीडिया जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि भाई साहब एलूत इफ्तार, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है जो स्ट्रेटेजिक के भी माहिर है, ये इन्होंने भी चैनल 12 को बताया कि यहाँ पे गोरेला लड़ाइयाँ चल रही हैं जहाँ पे हमारे लिए बड़े ऑप्शंस, यानी ऑप्शन हमारे पास महदूद भी हैं और हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी जो है उनके अपोजिशन लीडर ने भी तस्लीम कर दी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब सायरन बजे हैं, धमाके हुए हैं, लेकिन हमने उसको किया। लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने हमला किया है, भरपूर तरीके से हमला किया है, और इस हमले में वो कहते हैं कि फलस्तीनी कहते हैं कि हमने 6 इसराइलियों को शदीद चोटें पहुंचाई। अब दोनों खबर आपके सामने, क्योंकि एक तरफ तो जाहिर बात है कि अब फौज ऐसे ही करती है, अपने मुल्क के हवाले से तो नहीं बताएगी कि हमने हमारे जख्मी या मारे गए, क्योंकि ये उसूल होते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। नेतन्याहू के हवाले से जो है कुछ अपोजिशन लीडर्स, मुख्तलिफ लोगों की जो है वो खबरें आ रही हैं, लेकिन
اب وہ کہتے ہیں کہ نیتنیاہو کی حکومت کی بقا جو ہے غزہ میں قید افراد کی واپسی سے زیادہ اہم ہے. یہ بات بینی گاٹس نے کی جو اسرائیلی نیشنل یونٹی پارٹی کے رہنما ہیں. یعنی اس نے گاٹنس نے کہا کہ غزہ کے پٹی سے متعلق جنگ کے 3 مقاصد میں ابھی بھی کوئی مقاصد بڑے کامیاب نہیں ہوئے. حماس کی حکومت کا خاتمہ اور ہماری یرغمالیوں کی واپسی ابھی تک جو ہے اس میں نیتنیاہو بری طرح فلاپ ہوئے, کامیابی اس کو نہیں ملی ہے. یہ جو گورنرز ہے اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نیتنیاہو کے لیے سیاسی طور پر بچنا زیادہ اہم ہے بجائے کہ وہ اپنے شہریوں کو بچائے, اپنے ملک کو بچائے, اپنے ملک کی معیشت کو بچائے. اس ساری سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل فلاپ ہے. تو یہ انہوں نے تابڑتوڑ حملے اس میں کیے. وہ کہتے ہیں کہ ساری سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک طرف تو اسرائیلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے نہ وہاں پر سرنگیں جو ہیں وہ واضح طور پر آپ کے سامنے آئی ہیں, نہ قیدیوں کو آپ نے رہا کیا, نہ حماس کے لوگوں کو آپ نے اپنی گرفت میں ڈالا, تو پھر آپ ناکام ہیں اور آپ کے لیے پوزیشن اہم ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے کہا ہے کہ افسران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حماس کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے فلسطین اتھارٹی کے حوالے کرنے یا فوجی حکمرانی قائم کرنے کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. لیکن نیتنیاہو جو ہے وہ اس معاملے پر متبادل کو مسترد کرتے ہیں. افسران نے یہ بھی خبردار کی کہ غزہ کی پٹی موجود صورتحال مقبوضہ مغربی کنارے تک پھیل سکتی ہے. یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جو مختلف علاقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرف بھی پھیل سکتی ہے. یہ حالات اس طرح نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ ان کا بیان ہے اور ان کی رپورٹ سے ان کے تجزیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ بڑے امپورٹنٹ تجزیے ہوتے ہیں جو ہم ان کو بڑا ظاہری بات ہے پڑھنا پڑتا ہے, پھر نکالنے پڑتی ساری چیزیں. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے, اسرائیل کے اندر کابینہ میں کیا چل رہا ہے, اپوزیشن لیڈر کیا سوچتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اب 2024 میں جو جنگ کے دوران اسرائیل سے ریکارڈ تعداد میں لوگ چھوڑ گئے, ابھی بھی لوگ روانہ ہو گئے ہیں. اسرائیل کی مرکزی بیورو آف شماریات CBS کی جانب سے منگل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں تقریباً 82,700 اسرائیلی ملک چھوڑ کر بیرون ملک گئے, جو کہ ایک غیر معمولی تعداد. اس رپورٹ میں اسرائیل کے بین الاقوامی ہجرتی توازن کو بھی اجاگر کیا گیا جو ان لوگوں کی تعداد کے درمیان فرق کو مامتا ہے جو اسرائیل آتے ہیں اور ملک چھوڑ جاتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ معاملہ جو ہے انتہائی منفی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ان کو تو آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف تو پرابلم یہ ہے کہ ساری سچویشن میں اسرائیل کو تعداد ان کی کم بھی ہے, اتنی زیادہ تو نہیں ہے. اس ساری تعداد میں اگر آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ کے قریب اگر لوگ جاتے ہیں, یہ وہ عدد و شمار جو حکومت نے شائع کی ہیں, لیکن جو ریالٹی پر مبنی وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے. ان اعداد و شمار کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ مایوس ہیں اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی سے, کہیں نہ کہیں خوف ہے, اور کئی دیہات جو ہیں جو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی آباد نہیں ہوئے کیونکہ وہاں پہ ایک ٹینشن چل رہی ہے. اس ٹینشن سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کس قسم کی ٹینشن ہے. بہرحال دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.